एक पुराना जंगल था। उस जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। उस तेज ठंड के बीच एक छोटा घर था। उस घर में भावना कौवी और तेज ठंड से कांपती उसकी बूढ़ी सास माँ बैठी थी। भावना अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। क्यों रे बुढ़िया, बैठी रहेगी क्या पूरा दिन? बर्तन अपने आप धुल जाएंगे। घर तेरे बाप का नहीं है, उठ और बर्तन मांज। बहू, आज बहुत ठंड है, हाथ सुन हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो बर्तन मांज देती। हर काम के लिए गर्म पानी नहीं मिलता। पता है सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। जा अभी जाकर बर्तन मांज। और सुन, अगर आज ढंग से काम नहीं किया ना तो आज भी भूखी रहेगी और कल भी। डर और अपमान के बोझ तले बुढ़िया चुपचाप उठ खड़ी हुई और बर्तन मांजने लगी। बूढ़ी माँ कांपते हाथों से बर्तन मांज रही थी। ठंड से ज्यादा अपमान उसके हाथ जमा रहा था। उधर पलक चिड़िया अपने दोनों बच्चों गोलू और मोलू के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। मम्मा, हमारी भी दादी होती ना तो कितना अच्छा होता। हाँ मम्मा, वो हमें कहानियाँ सुनाती, प्यार करती और गले लगाकर सुलाती। मम्मा, मुझे दादी की गोद में सोना है। आप हमारे लिए एक दादी ले आओ ना मम्मी। दादी को कहाँ से लाऊं? वो तो भगवान को प्यारी हो गई। अगर भगवान उन्हें हमारे पास ही रखते तो कितना अच्छा होता। परंतु कुछ दादियां होते हुए भी बहुत अकेली होती हैं। भावना अपने घोंसले में आराम से सो रही है। तभी पास वाले कमरे से एक धीमी सी आवाज आती है। बहू, अगर कुछ बचा हो तो थोड़ा सा खाने को दे दे। बाप रे बाप, जब देखो तब इसके पेट में आग लगी रहती है। खाना बनाऊं तो आकर पूछे क्या पकाया है, क्या पकाया है। भावना गुस्से में उठकर बुढ़िया के पास जाती है। अरे पूरा दिन बस खाना खाना करती रहती है। सुबह तो खाया था ना, या वो भी नहीं खाया? नहीं बहू, सुबह बहुत थोड़ा सा खाया था। अब फिर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। क्या मेरा कलीजा खाएगी या मेरी जान? जब देखो तब खाना दे, खाना दे। जब पंछी को भूख लगती है तो खाना नहीं खाता है क्या? भावना की आंखों में गुस्सा और ज्यादा भर जाता है और फिर भावना रसोई की तरफ बढ़ जाती है। इसकी तो दवा करनी पड़ेगी। ऐसा खाना दूंगी ना कि ना खा सके और ना दोबारा मांग सके। भावना बेहद सूखी, कड़क और जली हुई रोटियां लाकर बुढ़िया के सामने पटक देती है। ले, खा ले, और याद रख, अब 2 दिन तक खाना मत मांगना, समझी? बहू, ये लकड़ी जैसी रोटियां मैं कैसे खाऊं? मेरी बूढ़ी चोंच से ये टूटेंगी भी नहीं। तो क्या तेरे लिए खीर बनाऊं? जो दिया है वही खाना पड़ेगा। और सुन, एक कण भी जाया नहीं होना चाहिए। तेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है तब ये खाना आता है, समझी? इतना कहकर भावना मुंह फेरकर अपने कमरे में चली जाती है और घोंसले में सोकर आराम कर रही होती है। तभी उसके पास उसका छोटा बेटा केशव आता है। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना मम्मी। अरे मेरे बेटे को भूख लग गई, आजा अभी देती हूँ मेरे लाल। चल पहले तो दादी के घोंसले में जाकर बैठ जा, मैं तेरे लिए मीठे फल लेकर आती हूँ। केशव अपनी दादी के बाजू वाले घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बुढ़िया चुपचाप उसे निहारती रहती है। कुछ ही देर में भावना हाथ में मीठे मीठे अंगूर लेकर लौटती है। ले मेरे बेटे, खा ले। तुझे जो मन करे बस बता देना, तेरे पापा से कहकर सब मंगवा लूंगी। तभी भावना की नजर दादी पर पड़ती है। अरे ये बुढ़िया टुकुर टुकुर यहीं देख रही है, कहीं मेरे केशव को नजर न लगा दे। दादी को भी थोड़ा दे दो ना। नहीं मेरे बेटे, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें तुझे ही खानी है। तू मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, बड़ा होकर काम धंधा करेगा। दादी को खिलाकर क्या होगा? उसे तो अब कुछ करना ही नहीं है। मम्मी, पानी पीना है। भावना पानी लाने रसोई की ओर चली जाती है। केशव अंगूर का एक दाना उठाकर अपनी दादी की ओर बढ़ाता है। लो दादी, जरा चखो ना, कितना मीठा अंगूर है। दादी की आंखें भर आती हैं। एक दाना, लेकिन उसमें पूरी ममता समाई थी। तभी भावना पानी लेकर लौट आती है। अरे रे, इस बुढ़िया ने तो हद ही कर दी, अब बच्चों का खाना भी खाने लगी। रुक जा, अभी तुझे अंगूर का स्वाद चखाती हूँ। हर बार सीधे एक माँ के दिल पर पड़ रहा था। तभी वहां भावना चिड़िया आ जाती है। अरे फूलन, कोई अपनी बूढ़ी सास को ऐसे मारता है क्या? अब बस कर, बहुत हो चुका। थोड़ा तो इनकी उम्र का लिहाज कर ले।
आहा, बड़ी आई लिहाज करने वाली। अगर इतनी ही दया आती है तो ले जा इसे अपने घर, जो खिलाना है वही खिलाना। हाँ, ले जाऊंगी। चलो अम्मा, अब यहाँ तुम्हारा दाना पानी खत्म हुआ। नहीं पलक बहू, मेरे पति मुझे इसी घर में ब्याह कर लाए थे, मेरी डोली इसी घर में आई थी और मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। नहीं अम्मा, जहाँ अपने ही दुश्मन बन जाए वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे अत्याचार में नहीं रहने दूंगी। और फिर भावना जबरदस्ती नहीं, हिम्मत से बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाती है। मम्मा ये कौन है? जी बेटा, ये केशव की दादी हैं, इनको नमस्ते करो। मम्मा क्या हम इन्हें दादी जी कह सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, मुझे दादी ही कहना। आओ मेरे पास आओ। गोलू और मोलू दौड़कर दादी की गोद में समा जाते हैं। कई दिनों बाद किसी ने उन्हें गोद में जगह दी थी। फिर रात हो जाती है। घोंसले के भीतर हल्की रोशनी है। दादी के पास बैठकर मोलू और गोलू कहानी सुन रहे हैं। दादी मैं आपके पैर दबा दूं और मैं आपका सिर दबा देता हूँ, आप सो जाइए। नहीं बच्चों, इतना प्यार मत दो, मुझे इसकी आदत नहीं है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। और कहानी सुनते सुनते दोनों बच्चे दादी की गोद में ही सो जाते हैं। और अब सुबह हो जाती है। पलक उठकर बाहर की ओर देखती है। अम्मा, मैं बाहर से थोड़े फल लेकर आती हूँ। तभी कारी चाची वहां आ जाती है और पलक से पूछने लगती है। क्यों री पलक, कहाँ जा रही है? और ये नया कौन आया है? ये केशव की दादी है कारी चाची। इनकी बहू भावना इनकी पिटाई कर रही थी, मैं इन्हें अपने घर ले आई। अच्छा किया पलक, आज की नई पीढ़ी में बड़ों की इज्जत कहाँ बची है? कुछ कहो तो मुंह नोचने दौड़ पड़ते हैं। अम्मा, आप और कारी चाची बातें कीजिए। काफी दिनों बाद आपको अपनी उम्र की संगत मिली है। मम्मा मैं भी आपके साथ चलूं, घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। गोलू पलक की बात ना मानते हुए जिद करने लगता है। अरे ले जाना साथ, साथ जाएगा तो कुछ नया सीखेगा। बच्चों को भी नया अनुभव चाहिए। लेकिन चाची, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। अरे कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे तो ठंड में भी नंगे घूमते थे। आजकल की माएं बच्चों को खुद अपाहिज बना रही हैं, इतना लाड प्यार कर रही हैं। पलक कारी चाची के सच्चाई भरे ताने ना सुनने पड़े, इसलिए गोलू को साथ में लेकर आसमान की तरफ उड़ पड़ती है। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा अब मुझे जल्दी से घर जाना है। तू ऐसा ही करता है, तुझे बाहर जाने की जल्दी होती है और तुझे घर जाने की भी जल्दी होती है। पलक जल्दी जल्दी से फल लेकर गोलू के साथ घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में घना कोहरा छा जाता है। मम्मा ये क्या धुएं जैसा है? मुझे डर लग रहा है। इसीलिए ही तो मना कर रही थी तुम्हें। अब देखो, कोहरा छा गया ना। मम्मा मुझे इस कोहरे से डर लग रहा है, मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। मेरे पीछे पीछे उड़ते रहो, वरना कोहरे में खो जाओगे। गोलू अपनी माँ को देखते हुए पीछे पीछे उड़ रहा था। तभी गोलू पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे कितना कोहरा है। अरे पीछे भी इतना घना कोहरा है। मुझे तो ये नज़ारा देखकर डर लग रहा है। जैसे ही गोलू ने आगे मुड़कर देखा तो उसकी माँ कजरी गायब हो चुकी थी। गोलू घबराहट में चिल्लाने लगता है। मम्मा मम्मा तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मुझे डर लग रहा है। इस तरह से गोलू कोहरे में खो जाता है। दूसरी तरफ कजरी के घर से कारी चाची चली जाती है और मोलू सो जाता है। तो अकेली पड़ी केशव की दादी सोचने लगती है, आखिर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? और मेरा बेटा केशव भी मेरे खिलाफ हो गया है। जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा भी माँ का ना होकर बहू का हो गया। तभी केशव की दादी अपने अतीत में सरक जाती है और अतीत में उसे वो सब दिखाई देता है जो उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ किया था। और ये सब छोटा बेटा केशव देख रहा था। देख बुढ़िया, मैं खेत में काम पर जाती हूँ, जब वापस लौटूं तो घर का सारा कामकाज हो जाना चाहिए, समझी? माँ दादी काम नहीं कर सकती हैं, कल भी काम करते करते उनकी सांस फूल गई थी। इनको काम मत बताओ। अरे चुप मर केशव, तुझे समझ में नहीं आएगा क्या? तेरी दादी खाना नहीं खाती है। खाना खाना है तो काम भी करना ही होगा। केशव की दादी ने जब अपने अतीत की ये घटना देख ली तो उसको एक बड़ा झटका लगा। अरे रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बच्चे संस्कार बड़ों को देखकर सीखते हैं, कहने से या ऑर्डर देने से उनमें संस्कार नहीं आते।
और आज मेरा छोटा केशव भी यही सब कुछ देख रहा है। वो भी ऐसे ही गलत संस्कार सीख रहा है। दूसरी तरफ कजरी पीछे मुड़कर देखती है तो गोलू गायब था। अपने बच्चों को ना देखकर कजरी घबरा जाती है और गोलू को आवाज देने लगती है, परंतु कोहरा इतना ज्यादा था कि कजरी को ना तो गोलू दिखाई दिया और ना ही गोलू की आवाज सुनाई दी। उसने गोलू को बहुत ढूंढा, लेकिन गोलू उसे कहीं भी नहीं मिला। वो थक हार कर अपने घर वापस लौट आती है। क्या पिंकू कहीं गुम हो गया है क्या? बाहर इतना ज्यादा कोहरा है। हाँ अम्मा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर गोलू ज्यादा देर तक बाहर रहा तो ठंड के कारण जम जाएगा और मर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे चिंता मत कर, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं बैठ गया होगा किसी डाली पर। लेकिन अम्मा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और कोहरा भी बहुत ज्यादा घना है और तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। अरे ठंड में काम करना तो मेरी आदत है। ऐसी तो कई सर्दियां और कोहरे देख लिए हैं मैंने। तो मेरी चिंता मत कर, अभी ढूंढ कर लाती हूँ तेरे बेटे को। ऐसा कहकर केशव की दादी उड़ती हुई निकल पड़ती है। कोहरा घना था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। गोलू बेटा, गोलू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकता है ये लड़का? शायद फल वाली घाटी के आसपास ही कहीं होगा। केशव की दादी ने फल वाली घाटी में सभी जगह देख लिया। अब तो केशव की दादी के पंख भी ठंडी से जमने लगे थे और पंखों को हिलाते हुए भी दर्द हो रहा था। ओहो, लगता है मेरा खून जमने लगा है। मैं ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे अब घर चले जाना चाहिए, वरना मैं भी मर जाऊंगी। तभी केशव की दादी को एक डाली पर धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। अरे, शायद वहां पर कोई बैठा हुआ है। पास जाकर देखती है तो गोलू वहां पर ठंड से कांपते हुए बैठा था। दादी को देखते ही उसकी आंखें भर आई। दादी, मैं गुम हो गया था। मम्मा कहाँ है? अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ। गोलू बेटा, मैं तुझे अपने शरीर की गर्मी देती हूँ। मेरे पास आकर बैठ जा। गोलू दादी से सटकर बैठ जाता है। उसे गर्मी मिलने लगती है, लेकिन दादी का शरीर और भी ठंडा होता जा रहा था। जो गर्मी बच्चे को बचा रही थी, वही ठंड दादी की जान ले रही थी। दूसरी ओर कजरी का बेटा खो गया, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। भावना को जब बात पता चली तो वो अपने पति केशव से कहने लगी, देखा तुम्हारी माँ कितनी पनौती है। 2 दिन पलक के घर क्या रही, पलक का बेटा ही गुम हो गया। पर सुना है कि कजरी के बेटे को ढूंढने के लिए माँ खुद गई है। हमें कजरी के घर जाना चाहिए। भावना और केशव जल्दी से उड़कर कजरी के घर आ जाते हैं। देखो, चख लिया ना स्वाद, बेटा गुम हो गया तो पता चला ना कि बुढ़िया कितनी पनौती है। ऐसे ही मार नहीं खाती है वो। अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही अपने बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। सब लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी पीलू तोता वहां पर आता है और सबको जानकारी देता है कि केशव की दादी और मोलू फलों वाली घाटी के पास बूढ़े पीले पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये समाचार मिलते ही सब लोग उड़कर वहां पहुंचते हैं। देखो, वो रहा पीला पेड़, शायद उस डाली पर बैठी हुई है अम्मा। सब लोग पास पहुंच जाते हैं। बूढ़ी दादी बर्फ से ढक चुकी थी। कजरी ने पास जाकर दादी को हिलाया तो दादी धप से नीचे गिर पड़ी। मोलू अपनी माँ से लिपट पड़ता है। सब लोग दादी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और दादी को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी के प्राण जा चुके थे। केशव, अब इन्हें हिलाने का कोई मतलब नहीं है। ये भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। कजरी, तुम गोलू को लेकर जल्दी से घर पहुंचो, वरना इसकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ केशव अपने बड़े भाई कालू को भी बुला लेता है। सब लोग मिलकर दादी को लेकर शमशान जाते हैं और उसकी अंतिम क्रिया पूरी कर देते हैं। अब इस घटना को 2 दिन बीत चुके थे। देखो कालू भैया, मैं तुम्हें माँ के इस घर में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना खुद का घर है, मेरे पास सिर्फ यही एक घर है। हिस्सा कैसे नहीं देगा केशव? मैंने अपना घर खुद की कमाई से बनाया है और ये घर तो हमारे पिताजी का है, इसमें मेरी भी आधी हिस्सेदारी है। तभी केशव को गुस्सा आ जाता है और डंडा लेकर अपने बड़े भाई कालू को मारने लगता है। घर के कोने में बैठकर केशव का बेटा कालू ये सब देख रहा था और धीमी आवाज में बोल रहा था, भाई यदि हिस्सा लेने आए तो इसे मारना है। माँ जब बूढ़ी हो जाए तो उसे घर से बाहर निकाल देना है। कालू जो देख रहा था वही सब सीख रहा था और वैसे ही संस्कार या कहूं कि वो कुसंस्कारों से संस्कारित हो रहा था।
बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं।